Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे 7th सेशन है आज पेडागोजी प्रैक्टिस का फॉर ऑल दीज टीचिंग एग्जाम्स. आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी सी लेट हूँ, है ना. थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा लेट हूँ आज. कुछ एकदम एंड मोमेंट का कुछ काम था, इमरजेंसी जैसा मान लीजिए. तो ये एक बात है. सो नहीं रही थी मैं, ये सोने का टाइम थोड़ी होता है. अभी तो इससे पहले एक और क्लास ली थी, है ना. तो खैर, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर वी फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को. कुछ 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक, स्पेशली जो लोग डीट प्लस बी जैसे एग्जाम की, रीड जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ सब्जेक्ट्स की पेडागोजी मिक्स होके आती है, उनके लिए तो ये अच्छा सेशन रहने वाला है. ठीक है बात. तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार. पहला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है, पजल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन टीजर्स. पजल्स को क्या कहा जाता है? ब्रेन टीजर्स भी कहा जाता है. पजल्स इन मैथमेटिक्स हेल्प स्टूडेंट्स इन अ मैथ क्लास 2. मतलब कि बहुत बढ़िया उषा जी, आंसर कीजिए एक बार, फटाफट से बताइए. देखिए एक बार भाई, पजल्स को ब्रेन टीजर्स मतलब जिसमें दिमाग चले, ब्रेन टीजर्स कहा जाता है पजल्स को. जो लोग सो गए हैं या कल देख पाएंगे वो कल देख लीजिएगा रिकॉर्डेड. अभी फोकस कीजिए. पहेली को ब्रेन टीजर भी क्यों कहते हैं? जो पजल्स होती है मैथ्स में सॉल्व करने के लिए, पजल्स जो होती हैं उनको ब्रेन टीजर्स कहते हैं. क्यों कहेंगे? पहला ऑप्शन है ओवरकम फियर ऑफ मैथ्स. भाई ऐसा हो सकता है कई लोगों को तो डर ही लगता हो. मे बी लर्न द प्री नंबर कॉन्सेप्ट. प्री नंबर कॉन्सेप्ट के लिए कभी भी पजल का इस्तेमाल ना करके कॉन्क्रीट चीजों का या बहुत सारी वन ऑन वन जो काउंट है, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं. पजल्स तो जब आपको आती होंगी चीजें तभी तो सॉल्व करोगे. फील गुड नहीं, मेन बात है पजल की. जब भी हम बात करते हैं तो पजल का मतलब है रीजनिंग लगेगी, बच्चे की थिंकिंग पावर लगेगी, उसकी तर्क क्षमता लगेगी, उसका दिमाग लगेगा पहेली में. ठीक, कि इतनी चीजें थी, इतनी ये ले गया, उतनी मेरे पास बची क्या. बहुत सारे पजल्स मैथ्स में चलते हैं. तो डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इन द स्टूडेंट्स. छात्रों में सोचने और तर्क करने की शक्ति का विकास करना मेन उद्देश्य है पजल्स का. ठीक है बात. सीटेट का क्लास जल्दी स्टार्ट कर देंगे, अभी नोटिफिकेशन आने दो, है ना. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार. क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सपोनेंट ऑफ कॉग्निटिविज्म. यानी संज्ञानात्मकवाद का या संज्ञानवाद का सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावशाली प्रतिपादक, ऐसा व्यक्ति जो कॉग्निटिविज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहलाएगा. कौन होगा? जॉन डुई, बेंजामिन ब्लूम, अब्राहम मैस्लो या फिर जीन पियाजे. ये तो आंख जैसे ही पढ़े ऐसे क्वेश्चन पे सॉल्व हो जाना चाहिए. कुलदीप सिंह बताइए एक बार, है आंसर कीजिए. सिंपल बात है. कॉग्निटिविज्म का मतलब क्या है? कॉग्निटिविज्म का मतलब है विपुल सिंह के जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हो. और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है. मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम अगर आपको चूज करना हो तो आप कहेंगे जीन पियाजे हैं वो व्यक्ति जो बताते हैं स्टेजेस में. कितनी स्टेजेस में? 4 स्टेजेस में. और वो 4 स्टेजेस कैसे हैं? SPCF यानी सेंसरी मोटर, जिसमें सेंसेस के थ्रू जन्म से 2 साल, फिर P फॉर प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल, 7 साल तक इवन, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, और देन फॉर्मल ऑपरेशनल 11 एंड अबव. तो SPCF जिसकी फुल फॉर्म या एक्रोनिम बना लेते हैं हम, और सम पीपल कांट फोकस से भी याद रख सकते हैं आप. ठीक, तो जीन पियाजे सबसे महत्वपूर्ण नाम है संज्ञानात्मक विकास में. जो जेरोम ब्रूनर हैं वो भी बात कर रहे हैं इसकी, जो आपके क्या नाम है उनका, वाइगोस्की हैं, वो भी इसी की बात कर रहे हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पियाजे हैं. इन्होंने बहुत सारा काम इसमें किया है. ठीक, अब आप कहेंगे पियाजे जो है वो एक क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं. बिल्कुल मान लेंगे हम, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है. और जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो भी कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड है. तो हम कह सकते हैं कॉग्निटिविज्म या संज्ञानवाद पे, जिसमें कॉग्निटिव या कॉग्निशन में जितनी भी चीजें दिमाग से जुड़ी हुई हैं, मेंटल स्किल्स आपकी आ जाती हैं कि बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल विकास है वो अलग अलग स्टेजेस में कैसे होगा, ये पियाजे कह रहे हैं. ठीक, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दे देता है कई बार कुछ और देता है. एक बार सीटेट को अपना नया सिलेबस अपलोड तो करने दो, बेशक वो पुराना ही हो, बट आने तो दो, तभी तो डिस्कस करेंगे. ठीक है भाई. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STM? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है. STM का फुल फॉर्म क्या है? बताइए एक बार. कई लोग कहेंगे क्वेश्चन भी प्यारा होने लगा. बताओ क्यों नहीं हो सकता है? मतलब आप ही प्यारे हो सकते हैं बस. बताइए एक बार. हाँ, आंसर कीजिए. 9:15 रखिए टाइम. हाँ, मैं 9:15 ही रखूंगी. मैं पूरी 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 कोशिश रहेगी मंडे से कि ये वाली क्लास आपकी 3 दिन ही होगी क्वेश्चंस वाली. इसके अलावा कुछ 1-2 क्लासेस अलग होंगी कि वो 9:15 रहे. ठीक है, टेंशन ना लो. देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STM? STM की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा कुछ साउंड कर रही है ना ये.
तो स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट नहीं है इसकी फुल फॉर्म। फोनोलॉजिकल स्टैंडर्ड टेंस मेमोरी बनता ही नहीं है, स्टैंडर्ड टेक्निकल मेजरमेंट नहीं, फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी इसको हम कह सकते हैं। ठीक, फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे आपने कहीं से कुछ सुन लिया, मान लीजिए किसी ने मोबाइल नंबर बताया और अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है उस व्यक्ति में, है ना, तो एक बार में याद हो जाता है लोगों को, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपने डाल दिया। कैसे? शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो बहुत कम क्षण के लिए, 20 से 30 सेकंड के लिए ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है। अगर आपने रिवाइज किया तो चला जाएगा कहां? लॉन्ग टर्म में। ठीक, तो 20 से 30 सेकंड। और कितने आइटम इसमें आ सकते हैं? इसमें इसको एक मैजिक नंबर कहा जाता है 7, यानी +7 यानी 7 में या तो 2 कम या फिर 2 ज्यादा, मतलब 5 से लेकर 9 आइटम तक हम अपने ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें फीड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आपको नंबर ही बता देती मैं अभी आपको, जैसे अपना चैनल वाला नंबर है 9599161025, ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि 7 +-2 के आसपास ही है, या इसका एक चंक आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में 20 से 30 सेकंड तक चीजें टिकती हैं, उसके बाद अगर आप रिवाइज करते हैं तो वो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं आगे। और मैजिक नंबर होता है इसका 7 +-2, यानी 5 से लेके 9 तक आइटम्स इसमें आ सकते हैं। ठीक, साथ में या तो 2 कम या 2 ज्यादा। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। मेमोरी का चैप्टर भी कभी ना कभी मैं आपको डिस्कस कर लूंगी आपके साथ, एक बार बैचेस में होगा फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ बिग बुक इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में एक बड़ी किताब का क्या उपयोग है? बिग बुक कहा जाता है वो बुक्स जिनको क्लासरूम में छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी किताबें जिनमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, सारी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है छोटी क्लासेस में। बताइए। झारखंड से हूं, जेटेट के बारे में कुछ बताइए। बता देंगे? देखिए एक बार, पहला ऑप्शन है, इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू एंगेज एंड एक्टिवली डिस्कस व्हाट दे थिंक द स्टोरी इज गोइंग टू बी, यानी ये बच्चों को हेल्प करती है एक्टिवली एंगेज करने में या डिस्कस करने में उन पिक्चर्स के थ्रू कि इस स्टोरी में होगा क्या। मे बी पॉसिबल है। फिर है ऑप्शन बी, इट इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स, थियोरी पे बेस्ड हम चीजें नहीं सिखाना चाहते स्पेशली छोटे बच्चों को, और बिग बुक्स का इसमें थियोरी का पॉइंट ही नहीं है क्योंकि थियोरी इसमें होती ही नहीं है, ज्यादातर बड़ी पिक्चर्स होती हैं और छोटी मोटी लाइंस होती हैं। ठीक, इफ द बुक इज बिग इट इज इजी फॉर द यंग लर्नर। बिग बुक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साइज बड़ा हो, उसमें पिक्चर्स हो ज्यादा से ज्यादा, वो इंटरैक्टिव लगे, वो इंटरेस्टिंग लगे, वो कलरफुल हो, इसलिए उनको बिग बुक्स कहा जाता है। बिग पिक्चर बुक्स स्पेशली इंग्लिश पेडागोजी में इस टर्म को यूज करते हैं काफी ज्यादा। फिर है डी ऑप्शन है, इट हैज अ नंबर ऑफ कलरफुल पिक्चर्स टू अट्रैक्ट द लर्नर। सिर्फ अट्रैक्ट नहीं, ये ऑप्शन अच्छा था बट इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू एंगेज एंड एक्टिवली डिस्कस व्हाट दे थिंक द स्टोरी इज गोइंग टू बी, यानी ये बच्चों को यह जानने में मदद करता है, एक तो उनको एक्टिवली एंगेज करेगा कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे परी बनी हुई है, यहाँ पे एक बगुला लेकर के जा रहा है मुंह के अंदर कुछ, तो वो दिमाग में सोच पाएगा। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखना चाहें तो ये बिग बुक्स इस तरह की हो सकती हैं। ठीक, कि बच्चे बैठे हुए हैं और वो देख करके आइडिया लगा रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी चीजें हैं, ऐसी स्टोरी की फॉर्म में भी हो सकती हैं। ये इंटरैक्टिव होती हैं, इजीली एंगेज कर पाता है बच्चा और फिर बात कर पाएगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। ठीक, तो ये कहानी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए एक बार। अरे 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 अरे, शिवानी सिंह कह रही है इतना सक्सेसफुल होना है कि हिमांशु मैम का नंबर मिल जाए पर्सनल। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे नंबर में भी कितने 10 डिजिट्स ही हैं, बस समस्या ये है कि आप सबको अगर मिल गया तो वो नंबर बंद हो जाएगा। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मिलेंगे शिवानी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आप जानते हैं आजकल टीचिंग ट्रेनिंग्स में, आपके डीएलएड में, आपके बीएलएड बीएड में ईटी की एक अलग से मोटी सी किताब आती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। ठीक, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की विशेषता क्या नहीं है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज करने की विशेषता क्या नहीं है। लाइक शेयर कर दिया करो यार खुशी खुशी। तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी, ये भी तो टेक्नोलॉजी है, ये पेन अपने आप में तो चलता नहीं है, बट आपको इससे मदद मिल रही है। ये बोर्ड भी एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, आईसीटी का हिस्सा है। ठीक, ये कैमरा जिसके थ्रू हम, मतलब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज, जैसे ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग बाद में भी आप देख सकते हैं, ये क्या एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज है।
इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, साइंस से ही तो निकल करके आ रही है बात, साइंटिफिक नॉलेज के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। क्लियर है बात? भाई कोई यूएस में बैठा है या कोई यूएस की यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे हैं कोई प्रोफेसर, और आप यूट्यूब पे बैठ के देख सकते हैं उनको, है ना। मैं यहाँ दिल्ली में खड़ी हुई हूँ और आप पूरे देश भर में देख सकते हैं। ये क्या हुआ? ये जो साइंस ने तरक्की की है उसके प्रिंसिपल्स पे कुछ एजुकेशन का यूज किया गया। कहाँ? टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया एजुकेशन में। इट हेल्प्स मेकिंग टीचिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही बात है, सभी के लिए एक जैसा, कोई अंतर नहीं होगा। इट एनकरेजेस लर्निंग बाय कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि क्या है, एक पढ़ाई से रिलेटेड, एक टॉपिक से रिलेटेड। कंट्रोल्ड एनवायरमेंट क्या है? कंट्रोल्ड एनवायरमेंट है कि भाई एक बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं, जैसे क्लासरूम होता है, तो उस तरीके का माहौल बनाया जा सकता है। मदद करती है ये कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में। आप रोड पे बैठ के पढ़ने लग जाएं, वहां कोई कंट्रोल्ड एनवायरमेंट नहीं है, वहां शोर शराबा होगा। इट मेक्स द टीचिंग प्रोसेस मोनोटोनस। ये बात बिल्कुल सत्य है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, चीजों को और ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए है, ना कि मोनोटोनस। मोनोटोनस क्या है कि बिल्कुल बोरिंग हो गई है वो प्रक्रिया, वही चीज हम रिपीट करते रहते हैं, नीरस, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको सेम क्वेश्चन कराऊं बट उसके एग्जाम्पल की पिक्चर मैं अलग लगा सकती हूं इस बार, तो ये मोनोटोनस नहीं है। बल्कि टेक्नोलॉजी तो हमें इतने सारे ऑप्शंस देती है कि कभी हम कोई वीडियो दिखा सकते हैं, कभी हम कोई फोटो दिखा सकते हैं, कभी हम एक अलग कलर से लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये मोनोटोनस बनती नहीं है इससे, बल्कि ऑपोजिट होता है, इससे इंटरेस्टिंग बनती हैं चीजें। ठीक है बात? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। टीचिंग इज डन इन अ प्रैक्टिकल मैनर विच इज सिस्टमैटिकली वर्कड आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंटिल्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अबव डिस्क्रिप्शन। यानी शिक्षण एक व्यावहारिक तरीके से किया जाता है जिसे व्यवस्थित रूप से बनाया जाए एक तरह से। मतलब टीचिंग इज डन इन अ प्रैक्टिकल मैनर। प्रैक्टिकल मैनर मतलब जो रियल लाइफ की नीड है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग की जाए। ठीक है सागर क्रिएशंस। विच इज सिस्टमैटिकली वर्कड आउट, यानी एक सिस्टमैटिकली वर्कड आउट वे में एक सिस्टम हो और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो, मतलब रियल लाइफ से जोड़ पाए आप। ठीक। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेंटिल्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अबव डिस्क्रिप्शन। ये जो कहानी इतनी गाई गई है यहां से यहां तक की, कौन सी बात इस चीज का समर्थन करती है? ड्रिल अप्रोच, या फिर आकस्मिक अप्रोच यानी इंसिडेंटल अप्रोच, देन आपका मीनिंगफुल अप्रोच या सोशल अप्रोच। जब बात हो गई प्रैक्टिकल लाइफ की, प्रैग्मेटिज्म की, या रियल लाइफ से जोड़ के सिखाने की। दूसरा सिस्टमैटिकली वर्कड आउट, मतलब एक सिस्टम से वर्क होगा, तो मतलब मीनिंगफुल बनेगी वो, तो मीनिंगफुल अप्रोच। इंसिडेंटल होती है सिर्फ इंसिडेंट के अकॉर्डिंग बता देना, अगर इंसिडेंटल होती तो फिर सिस्टमैटिक नहीं लिखा होता। ठीक, समझ रहे हो ना बात को? ड्रिल होता है बार बार सेम चीज को रिपीट करना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दिस इज ड्रिल। ठीक है जी। फिर है सोशल अप्रोच, यहां समाज की इंटरेक्शन की तो बात ही नहीं हुई। ठीक, आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा वो अपने फोन को ऐसे लिटा लीजिए और तब देखिए, और 1080p क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। ठीक, आगे बढ़े। यहां से एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प आवर टीचर इन इंप्रूविंग टीचिंग। यानी भाई जो टेक्नोलॉजी है वो एक टीचर को कैसे मदद करती है आज की डेट में टीचिंग को इंप्रूव करने के लिए। जब कोरोना है, 1-1.5 साल से लोग घर पे बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 2 इयर्स, तो उस केस में अगर हम बात करें, तो एक टीचर को अपनी टीचिंग इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है, ये बता दीजिए। आज की डेट में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, 1-1.5 साल से बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, तो किसका यूज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स का, मोबाइल फोन्स का, उन्हीं पे क्लासेस चल रही हैं, उन्हीं पे सारे फंक्शन हो रहे हैं, जूम मीटिंग के थ्रू हो रही हैं चीजें। तो कैसे हेल्प करती है? कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स, यूजिंग TLM इन लेसन्स, मेंटेनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स या AV रिकॉर्डिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग। अब ये तो खैर नॉर्मल केस में भी लागू होती है ये बात कि भाई अगर टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर लेंगे और रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपनी टीचिंग पे। बात ये नहीं हो रही बच्चों को कैसे हेल्प करती है, बात हो रही है टेक्नोलॉजी टीचर को कैसे मदद करेगी अपनी टीचिंग को इंप्रूव करने में। मान लीजिए ये सेशन चल रहा है, मेरे 4 घंटे का अभी एक सेशन यहाँ पे अपलोडेड है यूट्यूब पर, और भी बहुत सारे हैं कई घंटे के। अगर मुझे अपनी टीचिंग को इंप्रूव करना है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कोई कहे कि मैं ईश्वर का साक्षात रूप हूं और मेरे से कोई गलती नहीं होती है, इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है एक टीचर में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। चाहे आप 20 साल से पढ़ा रहे हो, आप खुद को बेहतर कर सकते हैं पढ़ करके, अपनी टीचिंग स्किल्स को और बेहतर कर सकते हैं, अपने कंटेंट को बेहतर कर सकते हैं, अपने पेडागोजी को बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कैसे करेंगे,
टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे? ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, ये वीडियो मैं अपना वीडियो भी अब से 4 साल पुराना यूट्यूब पे रिकॉर्डेड देख सकती हूँ। ठीक, फिर क्या करूं? रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, रिफ्लेक्ट, प्रकाश डालने की जरूरत है कि मैंने इसमें और क्या बेहतर कर सकती थी या कर सकता था एज अ टीचर। कौन सा एग्जाम्पल दिया जा सकता था जो और बेहतर हो सकता था, है ना? क्या और किया जा सकता था जिससे इंटरेस्ट और बनता बच्चों का? क्या है ये कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर आपने टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया होता, है ना, आप मान लीजिए ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे और कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां इंप्रूव कर सकते हैं। आप दूसरे की नजर से खुद को देख ही नहीं पा रहे हैं। दूसरे का मतलब है लर्नर्स, कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना और अच्छा कर सकते थे, ये आपको टेक्नोलॉजी बता रही है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जब मिल जाएगी तो आपको रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलेगा खुद पे। बाकी की 3 चीजें बच्चे के टर्म में है, बात हो रही है टीचर अपनी टीचिंग को कैसे इंप्रूव करे। ठीक है, हशमत एक बार फिर से मुझे टैग करना, मैं कोशिश करूंगी देख लूं आपने इंस्टाग्राम पे कुछ भेजा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेस्ट्स मेथड एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ डैश विच इज एन एसेंशियल एंड सेलिएंट फीचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। डॉक्टर वेस्ट का एक रीडिंग मेथड है, अगर आपने कभी सुना हो, इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड है, बट आजकल सब मिक्स होकर के आ जाता है। तो वेस्ट्स मेथड एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ डैश विच इज एन एसेंशियल एंड सेलिएंट फीचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। किस चीज पे ये फोकस करता है जो भाषा के सीखने में एक इंपॉर्टेंट फीचर है और एक महत्वपूर्ण विशेषता है? बताइए एक बार, जवाब दीजिए। जवाब राइटिंग, वाह वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने बताया, जबान से बताया कि वेस्ट का जो मेथड है वो रीडिंग मेथड है। ठीक, तो राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइटिंग नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे इंप्रूव नहीं होगी, बट डायरेक्टली बात हो रही है इसेंशियल क्या होगा। रीडिंग मेथड है तो रीडिंग स्किल्स पे डायरेक्ट मत चले जाइएगा, वो रटना हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए फिर से, वेस्ट मेथड एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ डैश विच इज एन एसेंशियल एंड सेलिएंट फीचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग, वेस्ट मेथड रीडिंग का है, ये तो सबको पता है, बट इससे डेवलपमेंट किसका होगा? डेवलपमेंट होगा वोकैबुलरी का। ठीक, वोकैबुलरी क्या है? जो इसेंशियल है आपके समझने के लिए लैंग्वेज को। ठीक, तो इसमें एक तो रीडिंग, वोकैबुलरी, ये 3-4 चीजें इसके अंदर आती हैं। रीडिंग का तो ये ओवरऑल मेथड है ही, तो वोकैबुलरी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। What is the academic style of language expected in the classroom context? यानी लैंग्वेज एकेडमिक स्टाइल क्या होनी चाहिए क्लासरूम में लैंग्वेज की? देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द एकेडमिक स्टाइल ऑफ लैंग्वेज एक्सपेक्टेड इन द क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। यानी कि क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट यानी क्लासरूम के संदर्भ में, जहां बच्चे बैठे हुए हैं, सब सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं एक दूसरे को, उस केस में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज का स्टाइल कैसा हो, चाहे वो टीचर हैं चाहे वो बच्चे हैं, लैंग्वेज का स्टाइल होना कैसा चाहिए, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है लिसनिंग टू द ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर। इससे क्या हो जाएगा? भर जाएंगे बच्चे, कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दिमाग में भर लें। आप टीचर ने ओवरलोड कर दिया इंफॉर्मेशन बता बता के। कई बार होता नहीं, आपको लगता है यार बस बहुत हो गया, अब आज इतना ही रखते हैं। इसका मतलब क्या है? ओवरलोड हो गई है इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में। रिव्यूइंग द इनपुट गिवन बाय द टीचर इन द क्लासरूम, मतलब आप रिव्यू करें उस इनपुट को जो टीचर ने क्लासरूम में दिया है। ये लैंग्वेज का स्टाइल नहीं हुआ, रिव्यू तो आप अपने दिमाग में कर रहे हैं ना बैठ करके। रिप्लाइंग टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्लास, हाँ मे बी। इंटरपर्सनल स्टेंस, डिस्कशन एंड नेगोशिएशन इन द क्लास। तो कोई ये दोनों ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक, पहले वाला तो बिल्कुल सिरे से नकार देंगे हम, लेकिन डी ऑप्शन इन दोनों से बेहतर है, और जो सबसे बेहतर है वही आंसर है, वही हमें 1 नंबर दिलाएगा। नहीं, D+ भी PRT नहीं देंगे आप, अगर उससे हैं B.Ed दिया किया हुआ है तो उसके लिए डिप्लोमा चाहिए होता है। ठीक, देखिए, तो इंटरपर्सनल स्टेंस, डिस्कशन एंड नेगोशिएशन इन दी क्लास। सबसे बेहतर जो लैंग्वेज का स्टाइल होगा क्लासरूम में इंटरेक्ट करने के लिए वो होगा एक दूसरे के साथ डिस्कशन हो, और कक्षा में चर्चा हो रही हो, नेगोशिएशन हो रहा हो, कोई अपनी बात रखे, सामने वाला दूसरी बात रखे, उन दोनों की अपने आपस में बहस कह लीजिए, एक डिस्कशन हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। Who is regarded the father of demonstrative geometry? ज्योमेट्री, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है उसके फादर किसको कहा जाता है? फटाफट से बताइए। ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आजकल मिक्स्ड पेडागोजी के क्वेश्चंस के नाम पे पूछ लिया जाता है। बताइए एक बार, जवाब दीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से।
यूक्लिड, यही सिंपल सा आंसर है, ये तो फैक्चुअल है भाई, इसमें तो या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एडवांटेजियस ओवर मैनी अदर मेथड्स बिकॉज, यानी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, चाहे वो ये स्मार्ट बोर्ड हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपका टेप रिकॉर्डर हो, है ना, इन सब चीजों का जो इस्तेमाल है वो कैसे एडवांटेजियस है, बाकी मेथड से कैसे बेहतर है एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज, बताइए। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज कैसे एडवांटेजियस है बाकी अदर मेथड से? ये टाइम देता है सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए, या फिर इट प्रोवाइड्स वाइडर रेंज ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, यानी ये क्या देता है आपको, अलग अलग तरह की सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, मतलब आपकी आंखें भी इन्वॉल्व हैं, आपके हाथ भी, मे बी आपकी सारा जो जितने भी सेंसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं। इट अलाउज प्रॉपर गाइडेंस, इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है कि जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग समझ नहीं रहे थे, समझ तब भी आता था, थिंकिंग का टाइम तब भी मिलता था, डिस्कशन भी होते थे, डिबेट भी होती थी। इट प्रोवाइड्स वाइडर रेंज ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, दिस इज बेटर। इट अलाउज प्रॉपर गाइडेंस, गाइडेंस तो पहले 1-on-1 भी हो रही थी ना, ऐसा थोड़ी सिर्फ एजुकेशन से ही हुई है। तो बेहतर ऑप्शन हमारे पास बी है, इट प्रोवाइड्स वाइडर रेंज ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। बच्चे की जो सेंसेस हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसको आवाज भी आ रही है, वो एक मूवमेंट भी देख रहा है, टीवी मान लीजिए एक बड़ा सा स्क्रीन लगी हुई है, इसमें वीडियो चल रही हो तो आपका ध्यान पूरा यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कान भी इन्वॉल्व हैं, आप देख भी रहे हैं, आपको मूवमेंट भी नजर आ रहा है, तो आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपका सेंसरी जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है। इवन आजकल तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी है, जो VR वगैरह चीजें हैं, वर्चुअल रियलिटी और इन सब के थ्रू। तो ये बाकियों से इसलिए बेटर है क्योंकि जितने, देखो ये तो एकदम सिंपल तरीका है पेडागोजी में, जितने ज्यादा बच्चे के सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा मेथड, जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव है उतना अच्छा मेथड। ठीक है बात, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ दीज टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग मेथड्स कुड बी अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर अ फील्ड ट्रिप, यानी इनमें से कौन सी तकनीकी सहायता प्राप्त शिक्षण पद्धति एक क्षेत्र भ्रमण के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यानी विच ऑफ दीज टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ऐसा मेथड कौन सा बेस्ट होगा फील्ड ट्रिप के लिए, फॉर अ फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप आप जानते हैं, बच्चों को दिल्ली दर्शन पे ले गए, है ना, कभी अक्षरधाम दिखाने ले गए, कभी लोटस टेम्पल दिखाने ले गए, कभी कोई और साइंस म्यूजियम ले गए, मतलब कोई भी एक क्षेत्र भ्रमण पर लेकर के गए आप। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग मेथड बेहतर सब्स्टिट्यूट होगा फील्ड ट्रिप का, यानी कहीं ले जाने की बजाय आपने टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया, कौन सा मेथड बेस्ट होगा? इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोग्राम, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, वेब सेमिनार या इंटरनेट? सबसे बेहतर होगा इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोग्राम, क्योंकि फील्ड ट्रिप में क्या होता, वो इंटरैक्ट करता ना, वहां जाता, देखता चीजें, इंटरैक्शन में भी उसके सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूट देना है तो इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोग्राम बेटर है। हो सकता है एक जगह से कोई और बैठा हो, दूसरी जगह कोई और वीडियो चल रही हो कहीं और की, या डिस्कशन हो रहे हो किसी एक ऐसे व्यक्ति से जो दूसरे शहर में बैठा है, तो वो बेटर ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, What do children need to learn when they acquire a language? यानी भाषा सीखते समय उनको क्या सीखना, भी गलत होगा, भाषा को अर्जित करते समय उनको क्या सीखने की जरूरत पड़ती है? भाषा को अर्जित करते समय बच्चों को क्या सीखने की जरूरत पड़ती है? दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग अस। बताइए। अरे सपना जी, आप लोग का, हम लोग सभी सीख रहे हैं साथ में, फैन वाली कोई बात ही नहीं। बताइए, एक बार आंसर कीजिए। करेंगे ऑनलाइन मीटअप, इस संडे से कंटिन्यू कर देंगे भाई। और बताइए। देखिए, कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग ऑफ द लैंग्वेज, हाँ ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स इन द लैंग्वेज, ठीक है। फोनोलॉजी, लेक्सिकन, ग्रामर एंड प्रैग्मेटिक्स, साउंड्स गुड। कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल सिस्टम टू लर्न दी लैंग्वेज, देखो इन सब में बेहतर ऑप्शन हमें ये नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें बाकी के सारे ऑप्शन समाहित हैं। बात हो रही है कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, तो कॉन्फिडेंस आता कब है? जब आपको फोनोलॉजी आती हो, आपको पता है आप सही शब्द बोल रहे हैं, आपको मीनिंग पता है उस चीज का, ग्रामेटिकली सही है, यूज किस शब्द का कहां कर रहे हैं, प्रैग्मेटिकली सही है, तो सारी चीजें तो यही आ गई। कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो गया और कॉन्फिडेंस भी हो गया। कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल सिस्टम टू लर्न दी लैंग्वेज, सबसे बेटर ये है। क्यों? क्योंकि फोनोलॉजी क्या होती है कि आप साउंड्स को समझ पाए, भाई साउंड से रिलेटेड।
फोनीम बोलते हैं ना हम, मतलब साउंड से रिलेटेड, मतलब आप लैंग्वेज में किस शब्द को कैसे बोला जाता है ये आपको पता हो। लेक्सिकन होता है आपको मीनिंग पता हो शब्दों का, आपको मीनिंगफुल वर्ड यूज करना आता हो, इंपॉर्टेंट है। ग्रामेटिकली आप सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है इस की जगह आप आर लगा रहे हैं, एस की जगह आप ई एस लगा देते हैं। और प्रैग्मेटिक्स, प्रैग्मेटिक्स क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज, रियल लाइफ में यूज पता हो आपको, है ना। जैसे प्रैग्मेटिज्म का, प्रैग्मेटिक्स का लैंग्वेज में मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूं कि आपको पता होता है कि आपको अपने पापा के सामने क्या बात करनी है और अपने अपने दोस्तों में क्या बात करनी है। वो जो शब्द है ना आपके, वो अपने आप चुन चुन के निकलते हैं। सेम बात को आप अलग तरीके से कहेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कहां से चप्पल उड़ती हुई आ सकती है और कहां कोई दिक्कत ही नहीं होगी, नॉर्मल रहेगा, गाली वाली भी चल जाएंगी, है ना। तो प्रैग्मेटिक्स है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वो प्रैग्मेटिक्स से रिलेटेड है। तो अगर इतनी सारी चीजें पता होंगी तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस सब अच्छा हो जाएगा। क्लियर है ना बात? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार। डिमॉन्स्ट्रेटिंग क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशंस इज पॉसिबल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से किसके माध्यम से वास्तविक जीवन की स्थितियों को बहुत करीब से प्रदर्शित करना संभव है। यानी एग्जैक्टली वास्तविक परिस्थिति में नहीं है आप, लेकिन ऑलमोस्ट वैसा ही डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं। कौन से मेथड में? आप इतने फ्रेश कैसे रहते हैं यार, नजर मत लगाओ, अभी बड़ी मुश्किल से एनर्जी वापस आई है ना। आप लोगों के होते हुए फ्रेश ही फील करूंगी ना, और जिंदगी है, नई नई चीजें होती रहती हैं। ऐसे लाइक शेयर कर दिया करो, खुश हो के, वो भी हैं जिनको। बताओ एक बार, आंसर करो। इतने दिन के बाद ऐसे खुशी से बात हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिंग क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशंस, मतलब ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन, ऐसा प्रदर्शन जो बहुत ही नजदीक है किसके, रियल लाइफ सिचुएशन के या परिस्थिति के। ठीक है, तो पहला है प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग में तो वो एक तरह से सॉफ्टवेयर में सीखता है बच्चा, कि एक के बाद और डिफिकल्टी आएगी और डिफिकल्टी आएगी। तो जब सेल्फ लर्निंग की बात होती है, जब वो खुद से करके सीख रहा होगा, लेकिन वो एक प्रोग्राम के थ्रू सीख रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू नहीं। सेल्फ लर्निंग की बात आती है तब हम इसके साथ चले जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स तो रियल लाइफ ही है भाई, इनमें रियल लाइफ क्लोज कुछ नहीं है, ये तो रियल लाइफ है एक तरह से। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो तो रियल है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ी है, प्रदर्शन थोड़ी है। इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोग्राम, इसमें भी आप इन्वॉल्व हो। सिमुलेटेड लर्निंग एक ऐसी चीज है जो अपने आप में रियल नहीं है, लेकिन रियल का एक्सपीरियंस दे रही है आपको। जैसे दो लोगों को आपने खड़ा कर दिया, एक को सब्जी वाला बना दिया, कुछ और बना दिया, मतलब वो रोल प्ले जैसा आपने इन्वॉल्व कर दिया। या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे जो डॉक्टर्स को जब मतलब पढ़ाया जाता होगा, तो वो एक जो सांस दिलाने वाली एक टेक्निक होती है, उसको जो भी कहते हैं, उसका सिमुलेशन किया जाता है। असली इंसान को तो नहीं लाके रखा जाता कि अगर सांस नहीं चल रहा हो किसी का तो क्या करें। तो ये सिमुलेशन है कि आपने एक नकली एनवायरनमेंट वैसा ही, ऑलमोस्ट रियल के जैसा ही बना दिया। ठीक, तो उसको सिमुलेशन कहेंगे। जैसे ये जो टेक्निक है कि भाई ऐसे करके और ऐसे सांस दिलाने की कोशिश करनी, दिस इज सिमुलेशन। ये रियल नहीं है, बट बिल्कुल रियल के जैसा है, क्लोज टू रियलिटी, ऑलमोस्ट कॉपीड है वैसा ही। ठीक है, भावेश कह रहे हैं आप मन का विज्ञान मन से पढ़ाती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है मुझे आप लोगों के साथ जुड़ के। नेक्स्ट देखिए, चाहे लेट हो, लतीफ हो, कभी भी हो, बट आप लोग के साथ मजा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और ये सब्जेक्ट अपने आप में इंटरेस्टिंग है। द वेरियस एस्पेक्ट सच एज लैंग्वेज यानी भाषा, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, इकोनॉमिक सिस्टम यानी आर्थिक जो भी आपके सिस्टम्स हैं, और एजुकेशन एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एटसेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। मतलब इतनी सारी चीजें जो हमने इसमें जानी, अरे बहुत बढ़िया अंगिनी, नाइस नेम। द वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एटसेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। इन सबको मिला के क्या कहोगे? मतलब टेक्नोलॉजी भी है जिसमें लैंग्वेज भी है, इकोनॉमिक सिस्टम्स भी हैं, और वेरियस अदर सिविलाइजेशन रिलेटेड चीजें हैं। इन सबके कॉम्बिनेशन को, इन सबके कॉम्बो को आप क्या कहेंगे? बताइए। बीबी, वो बीबी बीबी करता था ना, एक कार्टून आता था, मेरे को नाम नहीं याद, मेरा भाई देखता था जब छोटा था। लाइफ देख के मेरे को याद आ गया। देखिए, लाइफ असिस्टिंग एनवायरनमेंट यानी जीवन सहायक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट, बायोफिजिकल एनवायरनमेंट या नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये थोड़ा ईवीएस काइंड ऑफ इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। देखो, इसमें सब कुछ ही इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, वो बायोटिक और एबायोटिक मिला करके बायोफिजिकल बना दिया, कि जहाँ इकोनॉमिक सिस्टम भी है, भाषा भी है, नॉर्मल सिविलाइजेशन की और भी चीजें हैं, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग इज देयर, तो इसको बायोफिजिकल कहेंगे। सिर्फ सोशल नहीं है, ऐसा D2+ भी मानता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 8 और 9 आर नाउ स्पेंडिंग ऑन स्क्रीन्स मीन्स दे हैव शॉर्टर अटेंशन स्पैन। बहुत ही प्यारा सा और रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आज की डेट में आप जानते हैं जो 8-9 साल के बच्चे हैं वो ज्यादातर टाइम अपना स्क्रीन पे बिताते हैं, चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो, अब लोग, पहले बच्चे दूध के लिए रोते थे, अभी फोन के लिए रोते हैं। ये मैंने ताजा डायलॉग बनाया है अभी, है ना, कि तो अगर हम बात करें तो 8 से 9 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं, आप भी देखते होंगे, उनका स्क्रीन टाइम और बढ़ गया है, और कोरोना के चक्कर में तो और ज्यादा बढ़ गया है कि उनको फोन पे क्लासेस भी चल रही हैं और सारी चीजें, ठीक। मीन्स अब इससे हुआ क्या, उनकी जो अटेंशन स्पैन है वो छोटी हो गई, जल्दी से बोर होने लगते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं जब आओ ना ऑनलाइन भी यूट्यूब पे तो एकदम रोबोट की तरह टक 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 करके आंसर करके और चले जाओ, या जो पढ़ा रहे हो सिर्फ वही टॉपिक की ही बात करो, वो एक रोबोटिक वे होगा। टीचिंग वैसे वर्क नहीं करती है ना, आपको एक ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करना होता है। व्हाट डू यू सजेस्ट, क्योंकि हमारी अटेंशन स्पैन इतनी कम है कि हम इंतजार कर ही नहीं सकते। हमने वो देखा ही नहीं ना, जो अभी नए बच्चे हैं कि वो जो कर्सर है वो घूमता है, मिनट तक घूम जाता था पहले, इतना इंटरनेट स्लो होता था, ठीक। तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स, ऐसी स्थिति में जहां 8 से 9 वर्ष के बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, आप क्या सजेस्ट करते हैं एज अ टीचर जिससे कुछ बेहतरी हो, बताइए। पहला ऑप्शन है मेक पेरेंट्स अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर देयर किड्स, साउंड्स गुड। रिप्लेस योगा विद फिजिकल एक्टिविटीज, ये तो दोनों बातें एक ही जैसी हो गई। इंट्रोड्यूस योगा एंड माइंडफुलनेस क्लासेस आइदर एज पार्ट ऑफ दी पीई यानी फिजिकल एजुकेशन करिकुलम, और एज एन ऑप्शनल लंच टाइम और आफ्टर स्कूल एक्टिविटी, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गुड फिजिकल एजुकेशन एंड योगा टीचर इन स्कूल। देखो ये तो होते ही है, फिजिकल एजुकेशन तो आपका प्रॉपर आप पेपर देते हैं, टीचर बनते हैं, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने ये बी और डी को तो बिल्कुल ही हटा दिया। मेक पेरेंट्स अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर देयर किड्स, सुंदर लग रहा है जानने में। सी ऑप्शन है इंट्रोड्यूस योगा एंड माइंडफुलनेस क्लासेस आइदर एज पार्ट ऑफ द पीई करिकुलम और एज एन ऑप्शनल लंच टाइम, कि भाई चाहे तो फिजिकल एजुकेशन में डाल दो योगा को या माइंडफुलनेस को, कि प्रेजेंट रहना आए, उन्हें बैठ के शांति से टिक के बैठना आए थोड़ा सा, हाँ ठीक है बात। चाहे इसको आप फिजिकल एजुकेशन में डालो, चाहे आप इसको एक अलग से लंच टाइम में या आफ्टर स्कूल एक्टिविटी के रूप में इन्वॉल्व कर दो, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूशन बहुत ही विस्तार से बताया गया है। सिर्फ पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस बताने से क्या होगा, आपको तो स्कूल में इंप्लीमेंट भी करना है। पेरेंट्स कोई दुश्मन थोड़ी है, वो तो खुद ही कहेंगे, वो आके आपसे कहेंगे हम तुझे रोज कहते हैं ऐसे योगा कर ले, देखता ही नहीं या देखती ही नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। व्हाई गार्डनिंग विद किड्स इन स्कूल हेल्प्स लर्निंग, यानी अगर आप स्कूल में गार्डनिंग का भी मौका दे रहे हैं बच्चों को, बागवानी का भी थोड़ा मौका दे रहे हैं, तो वो सीखने में कैसे मदद करेगा, ये पूछा है। बताइए एक बार, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब। स्टूडेंट्स कैन ग्रो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन स्कूल्स, हाँ स्कूल ही तो सब्जी मंडी बनेगा। इट एड्रेसेस मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स, देखो हमें थोड़ा सा ना रियलिस्टिक बात भी करनी है कि जो हम एजुकेशन बच्चों को स्कूल में नहीं रखना चाह रहे हमेशा, ठीक है। अगर हम बात करें, इट एड्रेसेस मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स, इट मेक्स स्कूल लुक ब्यूटीफुल सो दैट चिल्ड्रन आर हैप्पी, टीचर्स कैन हैव सम रिलैक्सिंग टाइम विद किड्स। ये ऐसे ऐसे ऑप्शन है ना, तो देख के हंसी आती है। इट एड्रेसेस मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स, हाँ सुंदर है बात। स्टूडेंट्स कैन ग्रो, देखो बच्चों को यहाँ पे कुछ ग्रो करना है तो वो घर पे भी आप कह सकते थे उनको, है ना, जरूरी नहीं है। बात ये आपको ये देखना है बच्चे को ये एक्टिविटी करा के इनडायरेक्टली फायदा क्या है। फायदा ये है कि उसके सेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स, मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स हो सकता है एक बच्चे को सिर्फ गार्डनिंग के बारे में पढ़ के ही अच्छा लग जाता हो, एक बच्चा जिसको जब आप मौका देते हैं कुछ करने का तो वो बहुत अच्छे से सीखता है। तो जो बेसिकली 3 प्रकार होते हैं लर्निंग स्टाइल के, एक है ऑडिटरी यानी सुन करके सीखने वाले लोग, दूसरा होता है आपका विजुअल लर्नर्स जो 60% से भी ज्यादा हैं, मतलब जिनको वीडियो में दिखा दो या टीवी में दिखा दो, बोर्ड पे दिखा दो, कोई एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखा दो, वो जल्दी से सीख जाते हैं। और तीसरे होते हैं काइंस्थेटिक, काइंस्थेटिक होते हैं जिनको एक्टिविटी करके समझ में आता है। तो तीनों प्रकार के लर्निंग स्टाइल्स यहाँ कवर हो जाएंगे। कैसे? जो देखने वाला बच्चा है वो देख भी रहा होगा, भाई पेड़ है पौधा है उसको कैसे उगाते हैं, टच करेगा। जो काइंस्थेटिक है वो टच फील करके एक्टिविटी करेगा। जो सुनने वाला है वो टीचर की बात भी सुन रहा होगा कि कैसे कैसे करनी है। तो ये मल्टीपल सेंसेस को या मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स को केटर करता है, इसलिए बेटर ऑप्शन है। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी रात को आपने आज समय निकाला, लेट हो गए हम थोड़ा।
9:15 पे कोशिश करेंगे। डेवलपिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरियाज इज एन आउटकम ऑफ विच ऑफ दीज वैल्यूज। यानी कि आप नेशनल पार्क्स आप जानते हैं भारतवर्ष में हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक, वो ज्यादातर ऐसे एरियाज में डेवलप की गई हैं या उनको बनाया गया है जहां बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, जहां बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं है, ठीक है, जहां बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है, जहां थोड़ा जंगल का माहौल है। धन्यवाद अंगिनी तिवारी। ठीक, तो ये किस वैल्यू को ध्यान में रख के ऐसा किया गया है बताइए, आंसर कीजिए। किस वैल्यू को ध्यान में रख करके ऐसा किया गया है? सोशल वैल्यूज, एस्थेटिक या सिविक या फिर कल्चरल वैल्यूज? भाई है तो समाज के लिए ही, उसमें समाज में प्रॉब्लम क्या है? मेन मुद्दा है एस्थेटिक वैल्यूज का, कि जो जंगल है वो स्पेसिफिकली ऐसी, वो हमें, हमारे अंदर एक एस्थेटिक सेंस भी तो है ना, हमें चीजें देख के अच्छा लगता है। जब आप पूरा नेचर ही नेचर देखते हैं, आसपास ग्रीनरी देखते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना क्या है? हमारा एस्थेटिक वैल्यू है कि हमें सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं या एक डिफरेंट जो नेचुरल चीजें हैं वो हमें अच्छी लगती हैं। तो हमारी उन वैल्यूज को ध्यान में रख करके ऐसी चीजों को ऐसे एरिया में बनाया गया है जो अनडिस्टर्ब्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ब अडोलेसियर? ये मैंने बैचेस में कराया हुआ है, अगर आपने मेरे पेडागोजी स्पेशल बैच में अगर आप जुड़े होंगे। एडोलेसियर, एडोलेसियर एक वर्ब है और एडोलेसेंट एक डिफरेंट वर्ड हो गया। ये वर्ब है वो नाउन की फॉर्म में चला जाएगा, एडोलेसेंस जो है, ठीक। यहां एडोलेसियर पूछा है, यानी एक वर्ब, एक क्रिया के रूप में पूछा है हमसे। तो एडोलेसियर का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन टीनेजर्स, अफेक्टिव डेवलपमेंट इन टीनेजर्स, ग्रोइंग अप इन द राइट वे या फिर टू ग्रो टू बिकम मैच्योर। तो ये लैटिन वर्ड है एडोलेसियर, मैंने बताया भी हुआ है, शायद यूट्यूब पे भी हमने डिस्कस किया हुआ होगा, अभी जो रीट वाली नई क्लासेस शुरू हुई थी जिसमें मैंने बताया एडोलेसियर निकला है एक लैटिन वर्ड, सॉरी एडोलेसेंस निकला है यानी किशोरावस्था निकला है एक लैटिन वर्ड से, एडोलेसियर से। एडोलेसियर का मतलब होता है टू ग्रो टू बिकम मैच्योर, और ये एग्जैक्टली आपसे पूछा हुआ है DEET+B में क्वेश्चन, है ना। तो फोकस कीजिए, जब चैप्टर वाली क्लासेस चलें तो हर एक छोटे पॉइंट पे आपका ध्यान हो, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लिए, इसके बाद आप बताएंगे कितने मार्क्स आपने गेन किए। इन आर्ट्स इन्फ्यूज्ड क्लासरूम्स स्टूडेंट्स कैन बी मोर प्रोडक्टिवली एक्टिव फिजिकली एज वेल एज मेंटली, बिकॉज कला से प्रभावित जो कक्षाएं हैं, जहां कुछ आर्टिस्टिक वैल्यूज हैं, जहां कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं, वहां पर बच्चे ज्यादा प्रोडक्टिव और एक्टिव फील करते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। अच्छा राजेंद्र जी, राम राम। द आर्ट टीचर्स आर यूजुअली मोर एक्टिव, क्या आर्ट के टीचर ज्यादा एक्टिव होते हैं? वो एडिशनल लर्निंग मोड प्रोवाइड करते हैं। आर्ट क्लासेस यूटिलाइज कलरफुल रिसोर्सेज या फिर द आर्ट क्लासेस आर इफेक्टिव आउटडोर्स? बताइए एक बार, बताइए बताइए क्या लग रहा है, कौन सा सभ्य आंसर लग रहा है आपको, वो बता दो, चलो फटाफट से बताओ। कोई कह रहा है सी ऑप्शन, और सोचो और सोचो, इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। ये आखिरी सवाल है, कितने ठीक हुए आज ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जब आपका सेशन समाप्त हो जाए और आप फ्री महसूस करें। बताइए एक बार, देखिए सिर्फ द आर्ट क्लासेस यूटिलाइज कलरफुल रिसोर्सेज, हाँ कह सकते हैं। इफेक्टिव आउटडोर्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि आर्ट्स की क्लासेस में सिर्फ आउटडोर एक्टिविटी ही होगी। यूजुअली मोर एक्टिव कह सकते हैं। द आर्ट्स ऑफर एडिशनल लर्निंग मोड्स, ये मच बेटर है, क्योंकि एक्टिविटी तो आजकल आप हर सब्जेक्ट में कराइए, ऐसा NCF भी कह रहा है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि द आर्ट्स ऑफर एडिशनल लर्निंग मोड्स, यानी कला जो अतिरिक्त सीखने के जो बाकी तरीके हैं, टच और फील करके, कोई शेप साइज दे करके, उनको भी एनेबल करता है, उनको भी ऑफर करता है। किस एक ही तरीका नहीं है सिर्फ सीखने का, वही मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स को इन्वॉल्व करने वाली बात है। आज का सेशन, आज का डिस्कशन स्पेशली अगर आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन तो आपको जहां चाहे मिल जाएंगे, डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये सेशन आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, ताकि और लोग जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर इफेक्टिव लगता है आपको डिस्कशन तो वो जुड़ पाए। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा नहीं। ज़्यादा सेशंस नहीं होते हैं, मैं एक या दो सेशन ही लेती हूँ दिन में, मतलब यहाँ लेट्स लर्न पे एक ही होता है, अभी तो एग्जाम आएगा तो ज़्यादा करेंगे, ठीक। टेलीग्राम चैनल अभी कुछ दिन तक अपलोड नहीं होगा, मेरा कुछ इशू चल रहा है, वो टेलीग्राम पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो कुछ दिन बाद अपलोड होगा। आजकल टेलीग्राम पे भी मैं नोटिफिकेशन नहीं दे पा रही हूँ आपको इस सेशन की, तो आप खुद ही तैयार रहिए, 9:15 का टाइम रखेंगे।
20th का आंसर बी है बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, ये कल काम करेंगे इसमें। चलिए फिर, अच्छा कल हम लोग मिल रहे हैं या छुट्टी रखें कल? चलो बताती हूँ मैं। और आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना। और कोई किसी की क्वेरी हो, कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आज के सेशन को समाप्त करेंगे। बताइए, बहुत तेज़ी से कमेंट्स जाते हैं भाई, बहुत तेज़ी से कमेंट्स जाते हैं। मैं अब जाऊँ, यादव कह रहे हैं। हाँ जी जाइए जाइए, दौड़ लगा दीजिए। चलिए फिर गुड नाइट, बहुत लेट भी हो गया हमें। आदित्य कुमार एक बार फिर से टैग कीजिएगा, मैं देख लूँगी। और बताओ, कल सेशन रखें या छुट्टी? कोई कह रहा है छुट्टी। कितने राजी हो जाते हो आप लोग छुट्टी के नाम? कल क्या सीन रहेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कल का कल ही देखते हैं। दो तीन चीज़ें हैं कल, एक इवेंट है, एक मीटिंग है। कल 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 मिलते हैं कल शाम को मिलते हैं। लेट हो सकता है, एक बार को 10 बज सकते हैं या 9:30 तो कम से कम, बट मिलेंगे। कल भी क्वेश्चन करेंगे। इस हफ्ते वैसे ही 2-3 छुट्टी हो गई थी मेरी तबीयत की वजह से, तो वो कवर हो जाएगा, है ना। चलिए फिर, धन्यवाद। सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर कर दीजिएगा।